हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के दूसरे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बहुत ही कम समय में हम आज की सारी करंट अफेयर से अप टू डेट हो जाएंगे। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए देखते हैं आज की हमारे लैंडिंग पेज पे हमने कौन सा पोस्टर डाल रखा है। देखिए, आज इंटरनेशनल चेस डे है, ठीक है। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए शतरंज के खिलाड़ी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, काफ़ी पहले समय की है। जिन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से बहुत कम लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। हिस्ट्री के बारे में जिन लोग जानना चाहते हैं, 1857 के गदर के दौरान जो मुग़ल इंडिया था, मुग़ल सल्तनतें थी, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उस समय उसमें क्या माहौल था, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे टू दी इंक्रीजिंग कॉलोनियल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में ये फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज की न्यूज़ पर। आज का पहला न्यूज़ आइटम है इंडिया रिवाइव्स प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना, फिर से जिंदा किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है कि दूसरे देशों से ज़्यादा प्रेफरेंस किसी को दिया जाएगा। चलिए वो भी ठीक है। तीसरा है साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। ये क्या है? ये एक फ्री ट्रेड एरिया तरह का के जैसा एक रीजन है अफ्रीका के सदर्न पार्ट में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैप में ग्रीन करके बनाया हुआ है, ठीक है। इस कस्टम्स यूनियन में कौन से देश शामिल हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, लेसोथो, बोत्सवाना और इस्वातिनी। इसमें से अधिकतर देशों के हम लोगों ने मैक्सिमम नाम ही नहीं सुने होंगे, ठीक है। लेसोथो, बोत्सवाना और इस्वातिनी जो है स्वाहिली देश बोला जाता है इस्वातिनी को, ठीक है। इंडिया एंड द साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन दे हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग टू डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या क्या बातें इन्वॉल्व रहेंगी, इस बात को लेकर डिस्कस हुआ है सिर्फ, ठीक है। इस मीटिंग के दौरान इंडिया ने हाईलाइट किया है कि हम इसको रिवाइव करना चाहते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट को। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ को इन देशों में जाके सपोर्ट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये देश जो है, आप देख सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के सबसे नीचे का जो पार्ट है, जहाँ पर कि यूरोप वगैरह से सारे जितने भी जहाज़ आते हैं वहीं से घूम के आते हैं, ठीक है। तो इंडिया के लिए सामरिक तौर पर, या समझिए कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एरिया है। मान लीजिए ये देश चाइना के साथ कोलैबोरेट कर ले, चाइना वहाँ पर अपना कोई पोर्ट बना ले, तो वो इंडिया का बिजनेस वहाँ से रोक सकता है, ठीक है। ये भी कारण है, और भी दूसरे कारण है। इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की सीट चाहिए, उसके लिए भी हम इस तरह से वोट बटोरते हैं, इस तरह के देशों को हम सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी ये एक एस्पेक्ट है कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, ठीक है। दुनिया भर के देशों को हम जिस तरह की सहायता पहुंचाते हैं, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में हम जिस तरह के काम करते हैं, बॉलीवुड और इंडियन कल्चर का जो योगा, मेडिटेशन, इंडियन रिलीजन, इस तरह का जो एक्सपोर्ट है, इन सब के जरिए दुनिया भर में इंडिया की धाक चलती है, जिसको हम लोग इस तरह से यूटिलाइज करने का प्लान करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग होगी तो ये सारे देश हमारे लिए वोट करेंगे। और अभी रिसेंटली जब एक नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए वोटिंग हुई, तब 194 में से 184 देशों ने हमारे लिए वोट किया। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो सॉफ्ट पावर वाला जो गैम्बिट है वो काम कर रहा है, ठीक है। ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए एमसीक्यू में क्या आएगा कि साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन में कौन कौन से देश शामिल हैं। आपको ये बिल्कुल याद करके रख लेना चाहिए, बहुत आसानी से इस तरह की ग्रुपिंग्स के बारे में एक नया क्वेश्चन हर साल आता ही है यूपीएससी प्रीलिम्स में, और दूसरे एग्जाम्स में तो एक से ज़्यादा एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जब कस्टम्स यूनियन की बात उठी है तो इसमें हमको ये याद रखना पड़ेगा कौन कौन से देश शामिल हैं। खास करके ये वो देश हैं जो ज़्यादातर न्यूज़ में आते नहीं हैं। बोत्सवाना, लेसोथो, इस्वातिनी, कई लोग होंगे जो पहली बार इन देशों के नाम सुन रहे होंगे, तो इनको बिल्कुल आप नोट करके याद करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि एशियान वगैरह के नाम सब याद करके रखते हैं, सार्क, एशियान और इस तरह के देशों के, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये एक थोड़ा लेसर नोन ग्रुपिंग है, जिसके बारे में क्वेश्चन बनेगा तो बिना मतलब के टफ पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ आइटम है, देखिए, इंडिया टू कंटिन्यू सेफगार्ड ड्यूटी ऑन सोलर सेल्स फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड। पहले तो हम एक सेकंड इस पे स्पेंड करेंगे, इस हेडलाइन पे हम देखेंगे कि इससे हमको क्या समझ में आ रहा है। पहली बात है कि इंडिया सेफगार्ड ड्यूटी कंटिन्यू करेगा, यानी लगाएगा नहीं, लगा चुका है, कंटिन्यू करेगा, हटाएगा नहीं। शायद इस चीज़ को हटाने की मांग हो रही होगी। सेफगार्ड ड्यूटी मतलब, ड्यूटी जब इस तरह की इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात होती है तो आपको पता होना चाहिए ये टैक्स जैसी एक चीज़ है, ठीक है। ये कर्तव्य वाला ड्यूटी नहीं है, ये टैक्स वाला ड्यूटी है। तो एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई है सोलर सेल्स पर।
ठीक है, जो कि चाइना, वियतनाम और थाईलैंड से हमारे देश में आएंगे, तो हम उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे जिसको कि सेफ गार्ड ड्यूटी बताएंगे। ठीक है, सेफ गार्ड यानी क्या होता है? बचाव, रक्षा करना। ठीक है, तो हम हमारे देश के सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स को इन देशों से आने वाले सोलर सेल से थोड़ा बचाने के लिए इनके ऊपर सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे, ताकि ये जितने सस्ते इंडिया में आके बिक रहे हैं उतने सस्ते ना बिके, थोड़ा महंगा रेट में बिकें, ताकि हमारे जो सोलर सेल्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी कॉम्पीट करने का मौका मिल जाए। ये कौन से देश हैं? देखिए, चाइना, वियतनाम और थाईलैंड। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कौन से देश जो है उन पर सेफ गार्ड ड्यूटी हम लगा रहे हैं सोलर सेल्स इंपोर्ट पर। चाइना तो कोई भी गेस कर लेगा, वियतनाम भी शायद दिमाग में आ जाए, पर थाईलैंड किसी के दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, द कंट्री सच एज इंडोनेशिया एंड मलेशिया हैव बीन एग्जेम्प्टेड, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, मलेशिया के साथ हमारे रिश्ते बीच में खराब हो रहे थे, कश्मीर मुद्दे पे, आर्टिकल 370 हटाने वाले मुद्दे पे मलेशिया और टर्की अचानक से एक्टिव हो गए थे, कुछ कुछ बयान दे रहे थे, फिर हमने तुरंत पाम ऑयल जो मलेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगा दिया, तो मलेशिया आप कह सकते हैं कि लाइन पे आ गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमने उसको रिवॉर्ड किया है कि सोलर सेल्स जो वहाँ से आके बिक रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। आप इस तरह से देखिए कैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ एकदम कदम मिलाकर चलती है। ठीक है, इशू क्या है? देखिए कि जो सोलर सेल का इंपोर्ट होता है कुछ देशों से, वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे इंपैक्ट करता है, तो उन पे देखिए कुछ तरह से इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है ताकि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव करे। प्लस सोलर सेल इस तरह का एक एरिया है जिस पे हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उस पर हमारे देश में काम हो, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ जिसका मार्केट उतना डेवलप नहीं है। आप खुद बताइए कितने ज़्यादा इक्विपमेंट आप देखते हैं अपनी लाइफ में, आप खुद कितना देखते हैं कि सोलर सेल से बिजली बनाई जा रही है? काफ़ी कम बनाई जा रही है, तो यानी ये इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। तो अभी इस स्टेज में जो लोग भी इस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको सरकार की सहायता की बहुत आवश्यकता है। अगर इस समय सरकार ने उनकी सहायता नहीं की तो वो इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कंट्री सच एज चाइना, वियतनाम और थाईलैंड, ये जो है ये एकदम मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर जैसे देश बन के उभरे हैं, है ना। तो इनके यहाँ से कम किसी राजनीतिक और सामाजिक कारणों से वहाँ पर कम लेबर ड्यूटी में इस तरह की चीज़ें बन के आ जाती हैं, तो वो कम रेट में यहाँ पर बिकने लगती हैं। इतने कम रेट में बिकेगी तो हम हमारे देश में सोलर सेल बना नहीं पाएंगे। ठीक है, कल को जो हमारे देश की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी, जब 1 अरब 50 करोड़ 1.5 अरब भारतीय जब है पूरे के पूरे सोलर एनर्जी पर मूव करने के लिए जब उठ खड़े होंगे, तब क्या चाइना वियतनाम वाले हमको सप्लाई कर पाएंगे क्या सोलर सेल? तब तो उतना वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और हमारे देश में अपना इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ रहेगा क्योंकि हम लोग इन लोगों का माल बेच रहे थे, अपना माल नहीं बेचने दे रहे थे, तो तब ये तो ठीक बात नहीं होगी। इसलिए हमको अपने आप को सेफगार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेफगार्ड ड्यूटी का प्रोविजन है इंटरनेशनली, देखिए ट्रेड एंड टैरिफ के एग्रीमेंट होते हैं। कोई देश किसी भी देश के आने वाले सामान पे रैंडमली ऐसे ही टैक्स नहीं लगा सकता है। ऐसे तो हर देश एक दूसरे के साथ टैक्स लगा के बैठ जाएंगे, दुनिया भर में खास कोई ट्रेड हो नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए WTO वगैरह के रिक्वायरमेंट होते हैं। यहाँ पर जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट पढ़ के रखिए, आप अपने लूसेंट्स में ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गैट के बारे में क्या बातें आती है, WTO से पहले गैट पे पूरी दुनिया चलती थी, बाद में उसी का थोड़ा समझिए एक इन्हांस्ड वर्जन आ गया, गैट 2.0 को आप WTO बोल सकते हैं। तो इसमें एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रोविजन है कि कोई देश टू टेम्पोररीली रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेफगार्ड इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कोई भी देश दूसरे देश से आने वाले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स लगा सकता है। ठीक है, तो इसी को सेफगार्ड ड्यूटी बोलते हैं। तो अब सेफगार्ड ड्यूटी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको अलाउड है गैट के अंडर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाइना फैक्टर भी मेंशन कर रहा है कि जो जितने भी सोलर सेल हमारे देश में आते हैं उसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 2018 में चाइना जब US और यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था किन्हीं कारणों से अपने सोलर सेल्स, तो वो इंडिया की तरफ मुड़ा और अपना सारा सामान इंडिया में भेजने लगा। ठीक है, तो इससे हम इसको बचाने के लिए, हमारी डोमेस्टिक सोलर सेल इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है। इस पर MCQ क्या आएगा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। आसाम फ्लड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें 108 जानवरों की मौत हो गई है। करंटली जो फ्लड आया है ये काफ़ी मतलब हाल के सालों में काफ़ी बड़ा ये फ्लड आया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काजीरंगा पार्क अथॉरिटीज़ 9 राइनो मरे हैं। सिंगल हॉर्न राइनो जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड ये स्पीशीज़ हैं। कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन से स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड है वगैरह वगैरह, कौन सी रेड लिस्ट में है IUCN के, ये सारी लिस्ट कोई भी सीरियस UPSC एस्पिरेंट जो है उसको एकदम मुंह ज़बानी याद रहता है। आपके पास भी प्रिंटेड आउट लिस्ट आपके टेबल के सामने चिपकी हुई रहनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप देख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये 1 हॉर्न राइनो जो है ये इंडेंजर्ड है, ये प्रोटेक्टेड है कि कैसा इसका स्टेटस है IUCN के हिसाब से। ठीक है, अब आसाम गवर्नमेंट ने रिलीफ मेजर क्या किया है, फ्लड विक्टिम्स के जो अगले रिश्तेदार हैं उनको 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और ये देखिए
पीएम मोदी ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी 2 लाख रुपए दे रही है जो किसी की डेथ हो गई अगर फ्लड में तो उसके रिश्तेदार को। जाहिर बात है कि जानवरों पे ये रिलीफ लागू नहीं होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क में देखिए 1905 में इसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया बनाया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के अंदर में ही। फिर 1950 में इसका नाम बदल के काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया था। 1974 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। 1985 में यूनेस्को ने इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। कितना इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए इन सब पे एमसीक्यू बन सकता है। साथ ही साथ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर, इन सब में क्या अंतर है, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व्ड एरिया कौन से है, टाइगर रिजर्व्ड एरिया कौन से है, इनकी लिस्ट ये आपको बिल्कुल मुंह ज़बानी याद रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है देश में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इस न्यूज़ से निकाल सकते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के, ये तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। बहुत जनरली हर साल जो नए इंट्रोड्यूस होते हैं तो उन पर क्वेश्चन आता है। ये कोरोना वाला साल है, क्या पता कोई नया इंट्रोड्यूस हुआ हो नहीं हुआ हो, तो ये जो बाकी हैं उनकी लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। 2006 में गवर्नमेंट ने इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। देखिए वन हॉर्न राइनोसोरस की बात की जा रही है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 एशियन राइनोज। द अदर 2 आर सुमात्रन राइनोज एंड जावन राइनोज, ठीक है। सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं और यहाँ पर भी ये वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। 3 एशियन राइनो हैं, ये भी नाम याद कर लीजिए, बिल्कुल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इंडिया ने 4 देशों के साथ कोलैबोरेट किया है टू प्रोटेक्ट एशियन राइनोज। दे आर नेपाल, भूटान, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। इन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज साइन किया है। देखिए एक और एमसीक्यू बन जाएगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज कौन से देशों ने साइन किया है, तो वो नेपाल, भूटान, मलेशिया और इंडोनेशिया है। देखिए नेपाल, भूटान तो हमारे नेबर है नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से, तो वहाँ पर तो बिल्कुल हमको समझ में आता है। मलेशिया और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हैं। इंडोनेशिया में जावन, सुमात्रन यहाँ पर आपको मिलते हैं राइनोज, और मलेशिया एक 4th पार्टी है इसमें, ठीक है। 2015 में एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स सेटअप की गई थी टू कंट्रोल पोचिंग ऑफ राइनोज। ये भी याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू करके ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। साइंटिस्ट फाइंड जायंट सी कॉकरोचेज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशियन में बहुत बड़े कॉकरोच मिले हैं, समुद्री कॉकरोच मिले हैं, ठीक है। उनका नाम क्या रखा गया है, बाथिनोमस राक्षसा। राक्षसा आप समझ रहे हैं, राक्षस यानी हमारे मिथोलॉजी में जो राक्षस, जो डीमन, जो असुर होते हैं उनके नाम पे रखा गया। बहुत ही बड़ा सा अगर आपको कोई कॉकरोच मिलेगा समुद्र में तो आपको लगेगा कि ये कोई समुद्री राक्षस है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा राक्षसा नाम क्यों रखा गया, देखिए ये सदर्न कोस्ट ऑफ वेस्ट जावा इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नाम से ही आप समझ सकते हैं इंडिया एंड एशिया। इंडिया से यानी बहुत पहले के समय में इंडिया के राजाओं का इंडोनेशिया में इन्फ्लुएंस था, हिंदू धर्म वहाँ फॉलो किया जाता था। तो आज भी वहाँ की एयरलाइंस का नाम गरुड़ा एयरलाइंस है। उनकी करेंसी पे गणेश जी की फोटो छपी रहती है, ठीक है। गणेश यूनिवर्सिटी चलती है वहाँ पर। तो बहुत सारे संस्कृत के टर्म्स हैं जो कि इंडोनेशिया में जगह पाते हैं, तो ज़रूर राक्षस भी वो टर्म वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बाथिनोमस जीनस का ये है, इसके 14 पैर हैं, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, और जो भी आइसोपोड्स दैट रीच टू अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर्स आर जनरली रेफर्ड टू एज सुपर जाइंट्स। सुपर जाइंट यानी राक्षस ही समझ के चलिए माना जाता है। 50 सेंटीमीटर से लंबा अगर कॉकरोच होगा, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये राक्षस जो है मरे हुए जानवरों को खाता है, जैसे फिशेस और वेल्स, और ये काफ़ी लंबे समय तक बिना खाए भी रह सकता है, ठीक है। दिस इज अ कॉमन ट्रेट द राक्षसा शेयर्स विद नॉर्मल कॉकरोचेस, ठीक है। इसकी डिस्कवरी क्या है कि द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज़ फाउंड 5 सुपर जाइंट स्पीशीज। 2 ऑफ देम वर फाउंड इन वेस्टर्न अटलांटिक। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवरी फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसका नाम राक्षसा वाला नाम आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। और ये इंडोनेशिया के पास, वेस्ट जावा के पास पाया गया है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। मेडिकैब करके आईआईटी मद्रास का पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया गया है। मेडिकैब नाम से ही आप समझ रहे हैं, मेडिकल कैब, कैब यानी टैक्सी होती है जैसे, तो उसके जैसा किया गया है। आईआईटी मद्रास हैज सपोर्टेड स्टार्टअप मॉड्यूलर हाउसिंग हैज डेवलप्ड पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट, ठीक है। इस यूनिट कैन बी ड्रैग्ड एनीवेयर एंड कैन बी इंस्टॉल्ड विद इन 2 आवर्स। आप देख सकते हैं, इमेज दी हुई है कि क्रेन से इसको उठा के कहीं भी इंस्टॉल कर दिया जा रहा है। पोर्टेबल हॉस्पिटल ये बनाया गया है। इसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इसमें देखिए एक डॉक्टर का रूम है और एक ट्विन बेड आईसीयू है, ठीक है। आइसोलेशन रूम भी है, मेडिकल रूम भी है, यानी एक तुरंत से सस्ता सुंदर टिकाऊ कहीं भी आप पोर्टेबल एक अस्पताल तुरंत अगर आपको स्थापित करना पड़े तो आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोरोना से रिलेटेड जो पैंडेमिक फैला है कई इलाकों में, अब धीरे धीरे गांव के इलाकों में भी फैलेगा, तो वहाँ पर आईसीयू और इस तरह की ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आईआईटी मद्रास के 2 एल्यूमनाई थे, एल्यूमनाई यानी जो वहाँ से पास आउट हुए स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये कंपनी बनाई थी मॉड्यूलर हाउसिंग, ठीक है।
इट इज़ द विजन ऑफ द फर्म इज़ टू रिवोल्यूशनाइज हाउसिंग थ्रू मॉड्यूलर प्रीफैब स्ट्रक्चर। तो उन लोग देखिए हाउसिंग के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना के, जो पहले से फैब्रिकेटेड हो, कहीं जाके आप इंस्टॉल कर लें। जैसे कई सारा फर्नीचर आता है, ट्रॉलीज वगैरह आती हैं, आप ऑनलाइन मंगाते हैं, दुकान से खरीद के लाते हैं और उसको घर में आप असेंबल कर लेते हैं, स्क्रू लगा के टाइट करके आप वो सामान बना लेते हैं। उसी तरह से दुनिया भर में कई देशों में प्री फैब्रिकेटेड घर भी लोग बनाते हैं कि उसके आप पुर्जा पुर्जा अलग से मिलता है, आप उसको खरीद के ले आइए, फिर जोड़ जाड़ के बना लीजिए, बहुत कम कॉस्ट पे बन जाता है। दुनिया भर में हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या, रोटी कपड़ा मकान 3 समस्याएं हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ये समाधान निकाला था। फिर अभी कोरोना से संबंधित जब ये देखिए प्रॉब्लम हुई, तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर लिया, कहा कि अब घर बनाने के बजाय हम ऐसा एक पोर्टेबल अस्पताल बना देंगे, ठीक है। कह रहे हैं इंडिया में प्रत्येक 1000 लोगों पे 0.7 बेड है, यानी 10,000 लोगों पे 7 बेड है, ठीक है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए अगली न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट हेल्स कुर्मा मोबाइल ऐप टू कंजर्व इंडियन टर्टल्स। जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कुर्म, अगर आपको ये पता हो, संस्कृत और हिंदी की थोड़ी नॉलेज हो, तो कुर्म अवतार, जैसे भगवान विष्णु का ये कछुआ वाला अवतार हुआ था, ठीक है, उसको कुर्म अवतार कहते हैं। कुर्मा मतलब ही कछुआ होता है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में पूछ लेगा कुर्मा किससे रिलेटेड है, तो जिनको ये शब्द का ज्ञान है वो समझ जाएंगे कि ये टॉर्टॉइस से रिलेटेड है, टर्टल से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है कि टर्टल जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये आपको पता होगा। तो ये कुर्मा ऐप बनाया गया है टू ट्रैक एंड रिपोर्ट इंडियन टर्टल्स, ठीक है। वर्ल्ड टर्टल डे मई 2020 में इसको ऐप को लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क इट कैन वॉज जॉइंड बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, ठीक है। ये एप्लीकेशन एक डेटाबेस देता है कि एक स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो नियरेस्ट रेस्क्यू स्टेशन है टर्टल्स के लिए उसको भी लोकेट करने में सहायता करता है। तो बेसिकली जो लोग टर्टल्स के कंजर्वेशन और रेस्क्यू और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के काम का ये एक इंपॉर्टेंट ऐप है, ठीक है। इट कैन क्या है, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ये एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है। इसमें साइंस और कंजर्वेशन से जुड़े हुए जो सिटीजन हैं, जिनको इस एरिया में इंटरेस्ट है, उन्हीं के द्वारा फॉर्म किया गया ये एक एसोसिएशन है जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह को, ठीक है। ये इन्होंने 2020 को ईयर ऑफ द टर्टल डिक्लेयर किया है। द वर्ल्ड टर्टल डे इज मार्क्ड बाय द टर्टल सर्वाइवल अलायंस एज वेल, ठीक है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस क्या है, 2001 में IUCN के फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ टॉर्टोइस एंड टर्टल्स के द्वारा पार्टनरशिप में बनाया गया था। अलायंस जो था रिस्पॉन्स टू द एशियन टर्टल क्राइसिस किया गया था। एशियन टर्टल क्राइसिस इज द अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट ऑफ द टर्टल्स टू सप्लाई टू चाइनीज मार्केट्स। देखिए अधिकतर न्यूज़ में घूम फिर के चाइना आ ही जाता है। चाइना में कुछ वाइल्ड लाइफ और इस तरह के जो जानवर हैं जिनको आप कभी भी खाने का सोचेंगे नहीं, उनकी हड्डियों से दवाइयाँ बनाने का इस तरह का चाइना में चलता है। चाइना का जो, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा है, हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, वैसे ही चाइना में जो वहाँ का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उसमें देखेंगे कि बाघ के दांतों से, ठीक है, किसी जानवर की हड्डी से, चमगादड़ के सूप से, पता नहीं, इस तरह की कई चीज़ों से, जैसे टर्टल के भी हड्डी से और मांस से उन लोग दवाइयाँ बनाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टर्टल को उठा के लोग वहाँ बेच देते हैं। तो एशियन टर्टल क्राइसिस अगर आपको पूछे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि चाइनीज़ मेडिसिन में, चाइनीज़ मार्केट में टर्टल को सप्लाई करने के लिए दुनिया भर में अनसस्टेनेबल, इतने ज़्यादा टर्टल तो है ही नहीं जितने ज़्यादा आप निकाल के बेच दे रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। उससे बचने के लिए ये एक टर्टल सर्वाइवल अलायंस बनाया गया था। उस अलायंस का जो इंडियन पार्टनर है इटकैन ने ये ऐप बनाया है, कुर्मा मोबाइल ऐप, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पूछेगा कुर्मा मोबाइल ऐप किससे रिलेटेड है, किसने डेवलप किया है, तो आपको बताना है इटकैन। और एशियन टर्टल क्राइसिस किस चीज़ से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगली न्यूज़ है, देखिए ब्लैक रॉक मैलवेयर। मैलवेयर क्या होता है, इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस आप उसको बोल सकते हैं। मैलवेयर में और वायरस में क्या डिफरेंस है, ये आप गूगल करके नोट करके रख लीजिए, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है हर साल एक, इस तरह कोई भी अगर वायरस मैलवेयर इस तरह का फैला है तो उससे रिलेटेड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन एक UPSC प्री में आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार ये ब्लैक रॉक मैलवेयर वाला क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। ऐसा एंड्रॉयड मैलवेयर डिक्लेयर किया गया है जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पासवर्ड वगैरह चोरी कर लेता है। अमेजॉन, जीमेल, ऊबर, नेटफ्लिक्स, ये सारे ऐप जिनसे सब लोग देखिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा आप भी इस्तेमाल करते होंगे, उसमें से हमारा ये कार्ड डिटेल चुरा लेगा और हमारी पेमेंट इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा, ऐसा मैलवेयर है, ठीक है। ये तो इसका नाम आप याद रखिए ब्लैक रॉक, आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक थ्रेट फैब्रिक करके एक कंपनी है, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म, उसने इसको डिस्कवर किया है। मैं नहीं समझता ये किसी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। इस मैलवेयर के बारे में क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लीक्ड सोर्स कोड ऑफ अनदर मैलवेयर जर्क्सिस करके एक और मैलवेयर था, उसका सोर्स कोड लीक हो गया तो लोगों ने इस्तेमाल करके अपना दूसरा मैलवेयर बना लिया, ठीक है। जर्क्सिस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेन्स ऑफ अदर मैलवेयर। ये सारी ये चेन है, मैलवेयर कोई बनाता है, वो डिटेक्ट हो जाती है, एंटीवायरस कंपनियां उससे बचने के लिए अपना एंटीवायरस लॉन्च कर देती हैं और लोग उससे बच जाते हैं, लेकिन उसका सोर्स कोड मार्केट
मार्केट में आ जाता है, उसको इस्तेमाल करके लोग उससे और बेहतर एक मेलवेयर बना देते हैं, ठीक है। ब्लैक रॉक इज कम्प्लीटली इनहेंस्ड विद स्टीलिंग पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये जो है करेक्ट डेटा थ्रू ओवरले करता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या था, ब्लैक रॉक मेलवेयर, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक मॉस्क दिल्ली में बरसात की वजह से बहुत पुरानी मस्जिद थी, उसका एक डोम ढह गया है, ठीक है। मस्जिद मुबारक बेगम उसका नाम है, ओल्ड दिल्ली में ढह गया है, ठीक है। मस्जिद मुबारक बेगम नाम आप याद रखिए। 1822 में मुबारक बेगम, ठीक है, मुबारक बेगम की ये मस्जिद है। तो मुबारक बेगम कौन थी, वो सर डेविड ऑक्टरलूनी, ठीक है। मुगल दरबार में 1822 में मुगल दरबार में वो ब्रिटिश रेसिडेंट थे। ब्रिटिश रेसिडेंट यानी ब्रिटेन के एक एजेंट, एक एम्बेसडर होते थे हर राजा के दरबार में, हर महत्वपूर्ण राजा के दरबार में। तो उनके दरबार में, मुगल राजा दिल्ली के दरबार में सर डेविड ऑक्टरलोनी उस समय ब्रिटिश रेसिडेंट थे, उनकी सबसे बड़ी ये रानी थी, ठीक है। तो इनका नाम था मुबारक बेगम। डेविड ऑक्टरलोनी अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। कई उनको वाइट मुगल्स करके एक किताब लिखी है विलियम डैलरिम्पल ने, अगर किसी के पास समय हो वो पढ़ सकता है। ऐसे हालांकि काफ़ी मोटी किताब है। तो कई ऐसे वाइट मुगल्स यानी कई ऐसे ब्रिटिशर्स थे जब जो इंडिया में आए, तो उन्हें यहाँ के मुगल और ऐसे इंडियन कल्चर से ऐसा प्यार हो गया कि वो इसी यहीं के बन के रह गए। तो सर डेविड ऑक्टरलोनी वैसे ही थे, उनकी 7-8 बीवियाँ थी, वो पूरे एकदम मुगल अटायर में, मुगल कपड़ों में रहते थे, और उनको सब मतलब ईरानी, उर्दू, इसी तरह की भाषा में बात भी करते थे, ठीक है। तो इसमें इस देखिए यहाँ पर क्या, लिविंग मॉन्यूमेंट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द ASI। ऐसे मॉन्यूमेंट जिनमें, जैसे ये मस्जिद थी, इसकी निचली फ्लोर में दुकानें लगती हैं, ऊपर नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, करंटली चलती है। तो ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनको करंटली यूज़ किया जा रहा है उनको लिविंग मॉन्यूमेंट्स कहती है, और उनके रख रखाव के लिए कोई काम नहीं करती है। ऐसा कोई खंडहर कहीं मिल जाए जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको बचाने के लिए वो काम करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नमाज वगैरह चल रही थी, तो देखिए ढह गया, इस पर ASI ने ध्यान नहीं दिया। कई लोगों का कहना है कि ASI को अपना ये पॉलिसी चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। लिविंग मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी मस्जिद ढह गई थी, तो मुबारक बेगम, मस्जिद मुबारक बेगम ढह गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 3 पूछा जा सकता है कि ये किसकी मस्जिद थी, तो मुबारक बेगम और सर डेविड ऑक्टरलोनी, जो कि ब्रिटिश मुगल दरबार में उस समय अंग्रेज रेसिडेंट थे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। इटोलीजुमाब क्या है, जो कि नया कोविड के लिए इस दवाई को क्लियर किया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आपको बता दें कि ये दवाई जो है, ये आपको एक सोरियासिस करके स्किन डिजीज़ होता है, 2013 से उसके इलाज के लिए ये दवाई यूज़ में लाई जा रही है। इसको बायोकॉन करके जो इंडियन कंपनी है उसने डेवलप किया है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, बायोकॉन ने डेवलप किया है, और ये सोरियासिस एक स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ये दोनों आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें साइटोकाइंस, यानी सोरियासिस जो स्किन डिजीज़ है उसमें ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कि सेल के अंदर कोई अगर मान लीजिए एलर्जी या दूसरी तरह का रिस्पॉन्स हो रहा है, तो साइटोकाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि सेल को ख़त्म कर देगा, सेल को मार देगा, ठीक है। इस तरह के केमिकल डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए ये दवाई है। अब कोरोना यानी SARS-CoV-2 में क्या होता है, इसी तरह के कुछ रिस्पॉन्स देखे जाते हैं, जो कि लंग्स वगैरह भर जाते हैं और दूसरे ऑर्गन भी भर जाते हैं, ऑर्गन फेलियर हो जाता है, ऐसे सिम्टम देखे गए हैं। तो क्या होगा कि अगर ये दवाई किसी को इस तरह के सिम्टम दिखा रहे कोरोना पेशेंट को दी जाए, अगर मान लीजिए, तो वो कोरोना तो उसका ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन इस तरह के ऑर्गन फेलियर होकर मरने से वो बच जाएगा। अब मरने से बच गया तो कुछ दिनों में तो कोरोना मैक्सिमम लोगों का अपने आप ठीक हो ही जाता है। इसलिए इटोलिजुमाब भी अब लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि बस 30 लोगों पे 1 महीना ट्रायल करके दवाई दी जा रही है, पर बायोकॉन की जो फाउंडर हैं किरण मजूमदार शाह, उन्होंने बताया कि भाई 2013 में तो हर लेवल का ट्रायल करके तो ये दवाई ओके कर दी गई थी ना सोरियासिस के इलाज के लिए, तब सारा टेस्ट हो चुका था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, साइटोकाइन वगैरह भी, वो आप याद कर लीजिए, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इटोलिजुमाब का नाम बाकायदा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो स्किन डिजीज ट्रीटमेंट वाला दवाई है जो कि अभी कोरोना के इलाज के लिए उसको क्लियर किया गया है, तो उसका नाम है इटोलिजुमाब, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्रिप्शन बेल आइकॉन जो बटन है उसको दबाइए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ आप UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना पसंद करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।